टॉपिक इस तरह से है, इंट्रो आपने फाइंड आउट करना है कि क्या वजह है, क्या है ग्लोबल वार्मिंग, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, उसके असरात क्या हो रहे हैं, हमने कौन कौन से ग्लोबल लेवल पे स्टेप्स लिए हैं दुनिया ने इसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को। तो ये 1 2 3 4 का जिक्र है, एनालिसिस है, सजेशन, कंक्लूजन है, ये बात की बात है। लेकिन मैं आज कुछ स्टोरी सुना रहा हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल हियर इज़ अ स्टोरी। मैं लेक्चर बना रहा था तो मैंने कहा यार आई शुड स्टार्ट विद एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ। अल गोर ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट था 2006 में, और इसने ये ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग अवे दुनिया में पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और वो डॉक्यूमेंट्री इतनी हिट हुई थी कि इस बंदे को नोबेल पीस प्राइज मिला था, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अल गोर का। तो इफ आई वुड स्टार्ट विद एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ, द क्राइसिस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, विद द स्टोरी ऑफ अल गोर, द वेरी फर्स्ट, और बहुत से सीनियर लोगों ने राइट इसको देखी हुई है, और ये बहुत कमाल की ये डॉक्यूमेंट्री है, आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो 2006 में उसने कहा था ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है कि हम ये जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और दुनिया का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? इस फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल से, ऑयल, गैस एंड कोल, आज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये हीट ट्रैप करती है, ये गैस जो है, इसको कंट्रोल करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सकती है। तो ये है कहानी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन आई विल स्टार्ट विद द लेटेस्ट स्टोरीज, और आई कैन स्टार्ट विद द लेटेस्ट स्टोरी ऑफ 2025। मेरे लिए 24 की कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए अगर कोई अहमियत है तो हो सकता है कि माजी में भी कोई इंपॉर्टेंट हो, मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। लेकिन 25 में क्या हुआ है, अभी आपके सामने यूरोप में हीट वेव आई हुई थी, तो आई एम स्टार्टिंग विद दैट। 40 टेम्परेचर इन मैनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप, द फर्स्ट स्टोरी। सो इसमें स्टैट्स हैं 2025 हीट वेव, नंबर 1 स्टैट, नंबर 2 स्टैट 40 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। 2 स्टैट्स हो गए, स्टोरी बना दी आपने। नाउ दिस इज अनदर स्टोरी, डिस्ट्रक्टिव विंड फ्यूल्ड फायर्स। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जंगलों में आग लगती है, और ये आग लगने के वाक़यात बेतहाशा हो रहे हैं दुनिया के अंदर। जहाँ जहाँ जंगल हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, फ्लोरिडा में है, उसके बाद कनाडा में है, उसके बाद इटली है, ग्रीस है, ब्राज़ील है, और ऑस्ट्रेलिया है। तो मैंने तो ये अभी जो लेटेस्ट हुआ है कैलिफोर्निया में चंद दिन पहले, 2 हफ्ते पहले जो फायर का इंसिडेंस हुआ है, तो वो दैट वाज सो डेवास्टेटिंग कि वो जो हिल्स ऑफ जो हॉलीवुड, राइट, दे वर डिस्ट्रॉयड। तो हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट द हिल्स ऑफ द हॉलीवुड अंडर फायर? तो हे देखिए हॉलीवुड हिल्स बर्न, कि मैं जाए फिर दोबारा लगा दिए कि ये अब कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। वाइल्ड एनिमल्स वो मरते हैं, लोग मरते हैं, अगर घर हैं तो वो मरते हैं, प्लस आपकी फॉरेस्ट अगर बर्न होंगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो अच्छी वो तो होने चाहिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, और फिर ऑक्सीजन वो एक्सेल करते हैं, वो भी आपके नहीं हो रही। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड इन सवात ट्रेजेडी। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए पीछे से वो 24 घंटे से बारिशें हो रही थी, पीछे से वहाँ पे जो रिवर सवात था उसका जो लेवल था वो राइज कर रहा था, वाटर का लेवल, और बड़ी तेज़ी से राइज करता आ रहा था। अगर आपने कवास देखा है, कलाम है, मदियन है, रस्ते में मिट्टा है, तो वहाँ से तो ये मंगोरा का वाक़या है। तो मंगोरा से पहले वो दरिया पीछे वार्न कर रहे हैं कि जनाब टेम्परेचर बहुत वो ये जो वेव्स हैं, दरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपनी स्वीप अवे कर रहा है। तो वाइट करो, तो इसके बावजूद वो लोग गए, और देखते देखते 15 मिनट के अंदर दे वर ट्रैप्ड, surrounded by water on all sides, and they lost their lives. So this is global warming.
This is the way the floods are coming, and your rivers, right? They are not able to control the flow of the waters. Now, this is another tragic story. What happened in Gilgit-Baltistan just 4 days ago? In fact, I know this gentleman. He was the चीफ एग्जेक्टिव ऑफ शाहिदा मेडिकल कॉलेज लोधरा। इसकी फैमिली मेंबर्स 12 या 15 लोग गए हुए थे। फिर ये हमारे कुछ दोस्त थे, वो इसके जनाजे पे भी गए हैं। इसकी डेड बॉडी भी कुछ 4 दिनों बाद मिली है। तो ये मियाँ बीवी बच्चा, तो व्हाट अ ट्रैजिक स्टोरी। वो लैंडस्लाइड हुई है और उसमें, और अभी भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड गिलगित बल्तिस्तान। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। और फ्लड्स क्या हो रहा है, क्लाउड बस्टिंग हो रही है। क्लाउड बस्टिंग क्या होती है, 1 घंटे के अंदर इतनी बारिश हो जाना कि तबाही फैल जाए, उसको कहते हैं क्लाउड बस्ट होना। तो क्लाउड बस्टिंग वहाँ पे हो रही है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज द टेम्परेचर इज राइजिंग, फ्लड्स दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर। तो ये उसी की स्टोरी है आपकी उसकी। सो व्हाट अबाउट दिस जस्टिस, व्हाट अबाउट दिस स्टोरी जो अभी इस्लामाबाद में हुई है। DHA-5 की स्टोरी देखी है आपने? सबने देखी होगी। तो देखिए, बाप था, कर्नल था और वो लेडी थी, और बिल्कुल चंद सेकंड्स लगे हैं और कार किस तरह से एक कागज़ की कश्ती की तरह फ्लोट करती हुई में गई है। DHA की ये बात है, DHA-5 जो लेटेस्ट उसकी आपकी कॉलोनी है, कोई पुराना इलाका नहीं है। और देखते ही देखते वो बेचारे राइट नाले में, और उनकी बॉडी भी नहीं मिली। और अभी तक वो कर्नल साहब की बॉडी मिल गई है, ना कार मिली है, ना उसकी डॉटर की बॉडी मिली है। लुक एट द फ्लो ऑफ द वाटर। और वो सीधा पानी गया है रिवर सवा में। सवा अगर आपने देखा हो, वो खुश्क होता है हमेशा सारा साल, लेकिन उसमें इतना पानी है कि इस वक्त कि देखो उसमें गाड़ी नहीं मिली। तो ये दिस इज टैक्सेस। मैंने वही भी बात की कि अभी रिसेंटली टेक्सास में, अभी ये टेक्सास फ्लड हॉरर्स, 122 लोगों की डेथ हुई है। तो अमेरिका में तो बहुत बड़ी बात है ऐसे 122 लोगों की डेथ होना, और प्लस वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होता है। तो अनदर स्टोरी, चाइना फ्लड इमरजेंसी, 80,000 पीपल इनफैक्ट दे इवैक्यूएटेड बिकॉज दे लेफ्ट देयर होम्स, क्योंकि वो घरों में पानी आ गया था। तो ये स्टोरीज क्या करती हैं, हमें कंफर्म करती हैं। क्या कंफर्म करती हैं कि ये इम्प्लीकेशंस वाकई हो रही हैं। अगर ये स्टोरीज निकाल दें आपको, तो मैं बिलीव करूँगा कि जी दरिया में पानी आ रहा है, ये जी समुद्रों में आग लगी हुई है, फलाना फलाना। तो नो, ये तो सब ने लिखा होगा, बट व्हाट इज़ मिसिंग, योर स्टोरीज एंड फैक्ट्स। तो अच्छा, ये अब मैं पीछे जा रहा हूँ। अब 22, ये मुझे पाकिस्तान का जो आखिरी साइक्लोन आया था ना, समुद्री तूफान, इसका नाम था बिपरजॉय, बलूचिस्तान में आया था। कैन यू नेम एनी स्टॉर्म इन पाकिस्तान? तो ये मुझे ये 2 साल पहले की बात है। तो नाउ आई एम हेयर इन 2022, नाउ यू हैव स्टोरीज। ओके, मैंने 25 की आपको बता दी हैं, लेकिन सम इम्पोर्टेंट स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट निकाल रहा हूँ। तो ये 2022 के जो फ्लड्स हैं, ये पाकिस्तान के हिस्ट्री के मोस्ट डैमेजिंग फ्लड्स हैं। हमारी हिस्ट्री में अब तक 28 फ्लड्स आ चुके हैं जब से पाकिस्तान बना है, और द फ्लड्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डेवास्टेटिंग एवरी ईयर। और इस वक्त के जो फ्लड्स हैं, वो आप खुद मज़ीद स्टैट्स निकालना चाहते हो तो देख लीजिए, पंजाब को, गिलगित बल्तिस्तान को, KP को, जो भी अब मैंने अभी स्टोरी सुनाई है, और इसके अंदर ये सारी डाटाज हैं। ये सारा क्या है, डाटा है। अगर फ्लड्स के अंदर आपके यहाँ डाटा नहीं है कि जी उसमें कितने लोग, आपको जी बहुत से लोग मारे गए, बहुत से मवेशी मर गए, बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, स्कूल तबाह हो गए, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। गिव मी एविडेंसेस, गिव मी स्टोरीज। सो हियर आर द स्टोरीज। कितने ब्रिजेस तबाह हुए, कितने घर तबाह हुए। तो यू शुड हैव सम फैक्ट्स इन द स्टोरीज, सो दैट द पीपल दे बिलीव यू, so that your examiner should believe you, so that the examiner should be compelled to give you more marks. Okay जी, now here is another story. Hurricanes, अमेरिका में बहुत हरिकेन्स आते हैं, समुद्री तूफान। और अमेरिका में जो हरिकेन्स हैं, वो देखिए
वो सदर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में आते हैं। अब इस वक्त मैं आपको नक्शा, मैंने कहा ना ज्योग्राफी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब अमेरिका का जो साउथ है जिसमें फ्लोरिडा है, टेक्सास है, तो ये यहाँ पे फ्लड्स बहुत आती हैं। कैरेबियन सी का अगर आपको आइडिया है, नक्शे में जाके देखिएगा वहाँ पे क्यों ज़्यादा ये हरिकेन्स आते हैं। तो ये हरिकेन्स वहाँ पे आते हैं। तो मैंने पिछले जो उनके ये 10 हरिकेन्स की एक लिस्ट निकाली है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखिए सबसे ज़्यादा डैमेजिंग कौन सा था, कितना डैमेज हमारे फ्लड्स का कितना डैमेज था। $30 बिलियन 22 वाला, ठीक है ना, फैक्ट्स। और 30 बिलियन पे हमने लोगों से, दुनिया से भीख मांगनी शुरू कर दी थी। हर फ्लड्स पे हम भीख मांगना शुरू कर देते हैं। एंड लुक एट जस्ट वन समुद्री तूफान कैटरीना 2005, लुक एट द लॉसेस, $125 बिलियन। हम अफोर्ड करते हैं 125 बिलियन के लॉसेस। तो अमेरिका था तो अफोर्ड कर गया था। एंड सिमिलरली यू कुड सी दैट मेनी हरिकेन्स दे क्रॉस द लॉसेस ऑफ 90 बिलियन, 80 बिलियन, $100 बिलियन। तो इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। जितनी बड़ी मैग्नीट्यूड की एग्जाम्पल होगी ना उतनी बड़ा इम्पैक्टफुल होगा ना, बजाय कि आप छोटी सी बात करो कि जी उधर 1 करोड़ का नुकसान हो गया, आप बात कर रहे हो $125 बिलियन का लॉस हो गया। तो ये इफ़ यू कैन रिमेंबर कैटरीना, इफ़ यू कैन रिमेंबर हार्वे, और इफ़ यू कैन रिमेंबर द लेटेस्ट इज टेक्सास। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, the glaciers are melting away. Now why the glaciers are melting away? Because of the rise in temperature. तो बर्फ पिघल रही है दुनिया के जो। अब यहाँ पे मैं स्टोरी आपको क्या, ये तो सबको ही पता है ग्लेशियर गिर कर रहे हैं, बट कैन यू टेल मी द स्टोरीज? तो किसी ख़ास ग्लेशियर को आप पिक कर सकते हो? तो भाई फ़र्क ये तो उसमें ये है बच्चों कि देखिए दुनिया के 2 पोल्स हैं। ऊपर वाले पोल का क्या नाम है? नॉर्थ पोल को क्या कहते हैं? जी जी सही कहा है जी। आइसलैंड तो मुल्क है, आइसलैंड तो नॉर्थ पोल में मुल्क है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मुल्क हैं, कनाडा है, उसमें ग्रीनलैंड है, ये ममालिक हैं। नॉर्थ पोल को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? आर्टिका, यस आर्टिका। और ये है कौन सा पोल? साउथ पोल को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। अब मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टोरी है कि जी दुनिया का जो 90% ग्लेशियर मास है, देखिए ये ग्लेशियर मास हिमालय पे भी हैं क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, ये ग्लेशियर मास कराकोरम पे भी हैं, ये ग्लेशियर मास हिमालय पे भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ग्लेशियर मास कहाँ पे है दुनिया का? आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। 90% ऑफ द ग्लोबल ग्लेशियर इज फाउंड हेयर। अब अगर ये पिघलेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा कि छोटे जो पिघलेंगे उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? बड़े जब पिघलेंगे। ये उसमें बात बताने के द मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक ग्लेशियर्स एंड अंटार्कटिक ग्लेशियर। सो दिस वाज द पर्पस टू शो यू द स्लाइड कि आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ग्लेशियर मेल्टिंग, जिस तेज़ी के साथ वो मेल्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये इतने ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होगा तो क्या होगा? टूरिज्म जाएगा, कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, कोस्टल जो कॉलोनी जो सेटलमेंट्स हैं, लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज में, वो इफ़ेक्ट होंगे। बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, उसके बाद ये आपका साइबेरिया का एरिया है, उधर से अलास्का का, उसके बाद तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं। किसी जजीरे का किसी को नाम आता है आप में से तो आप बता सकते हो, वरना ट्राई एंड फाइंड आउट द स्मॉल आइलैंड। दुनिया में हज़ारों हैं जो डूब रहे हैं, वो तो पहले डूब रहे हैं। मालदीव, एग्जैक्टली, गुड। तो सोलोमन आइलैंड है, फिजी आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है, तो ये कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। तो ये है स्टोरी। नाउ हियर अनदर स्टोरी, accelerated melting in the Antarctic sheet cannot be avoided this century. So now this is warning to you कि अंटार्कटिका why, अब इन दोनों में अगर 90% है ना, तो इसका जो 98% जो ग्लेशियर मास है ना दोनों का, वो अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका इज सो इम्पोर्टेंट। लेकिन फ़र्क क्या है? आर्कटिक रीजन में लोग बसते हैं, मुल्क बसते हैं। आप देखें ऊपर मैंने मुल्कों के नाम लिए हैं। तो आर्कटिक रीजन में अगर मेल्टिंग हो रही है
तो वहाँ की सोसाइटीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, इकोनॉमी इफ़ेक्ट हो रही हैं, माइग्रेशंस हो रही हैं। लेकिन अंटार्कटिका पे ये सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे लाइफ नहीं है, यू हैव नो कंट्री है। लेकिन इसका पानी जो है ना समंदर में ऐड हो रहा है। तो ना इससे आपके कॉन्सेप्ट मिला है कि यहाँ पे जोग्राफी अगर आपके पास है एंड यू कैन शो एंड यू रिमेंबर कि कहाँ कौन से मुल्क हैं, तो देखिए वहाँ पे तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। अभी जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अभी मैंने उसका जिक्र किया था, उसने क्या कहा था, मैं किसको टेक ओवर करूँगा, सारे भूल गए। और मैं ज्योग्राफी के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो कहता था मैंने ग्रीनलैंड को टेक ओवर करना है, तो ग्रीनलैंड इस पोल में है। अब ग्रीनलैंड को क्यों टेक ओवर करना है, देखो ना स्टोरी बताने के लिए कॉन्सेप्ट, इसलिए कि ग्रीनलैंड जो कि सारे का सारा आइस है पिघल रहा है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है। अब वहाँ पानी से क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगी। अब दुनिया की नज़र किस पे है, ग्रीनलैंड पे, आर्कटिक रीजन पे, कि यहाँ पे अब नई कोल्ड वॉर होने जा रही है दुनिया की, कि यहाँ के ग्लेशियर्स पिघलेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे, अमेरिका आएगा, चाइना आएगा और रशिया आएगा। देखिए इस तरह से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो अच्छा जी, नाउ दिस इज़ फॉर यू। पाकिस्तान में वैसे तो 7000 ग्लेशियर हैं जो हिमालयाज़ के हैं, कराकोरम के हैं और ये हिंदू कुश के हैं। तो ये हमारे तो इन दरियाओं की बात हो रही है, हम 90% ग्लेशियर में नहीं आते फिर भी, और 65% फास्टर मेल्टिंग हो रही है इस वक्त, यानी कि फास्टर हो रही है, बढ़ रही है इस मेल्टिंग की, क्योंकि टेम्परेचर राइज बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का खराज एमिशन बढ़ रहा है, क्योंकि फॉसल फ्यूल ऑयल, गैस एंड कोल का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा। तो ये अब वैसे अगर आपने बात करनी हो पाकिस्तान के टॉप पे ग्लेशियर्स, तो इसमें वो आप अच्छा, तो एनीवे यहाँ पे आप ये ग्लेशियर इम्पोर्टेंट है, आप उसको मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, फिर देखिए मैंने पहली स्टोरी पढ़ी थी 2006 में डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में, इनकन्वीनियंट ट्रूथ, ठीक है। 2008 में ये किताब आई, ये बहुत अच्छा राइटर है थॉमस फ्रीडमैन अमेरिकन स्कॉलर था, और इसने ये किताब लिखी थी ग्लोबल वार्मिंग पे, हॉट, फ्लड एंड क्राउडेड। तो मैंने इसको पढ़ा। अब क्या है, हॉट, फ्लैट एंड क्राउडेड, उसने बातें तो ठीक की, वही बातें जो कि पहली डॉक्यूमेंट्री में थी इनकन्वीनियंट ट्रूथ में, लेकिन स्टोरी चेंज हो गई हैं, लेकिन फैक्ट्स चेंज हो गए हैं, चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, उससे ज़्यादा स्पीड पे हो रही हैं। तो उसके बाद ये अब आपके लिए देखिए एक और स्टोरी है कि देखिए ये टेम्परेचर राइज हो रहा है 1880 से इस 2017 तक का जो है, तो ये टेम्परेचर है, ये पिंक कलर, दिस शोज द राइज ऑफ टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, एंड प्लस द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड येलो में देख लीजिए, कभी इसका जो लेवल था वो 280 पार्ट्स पर मिलियन ppm था, और इस वक्त ये देखिए कहाँ पे चला गया, 410 ppm पे। तो नाउ कैन यू रिमेंबर, मैं नहीं कह रहा कि ये आप सारे डेटा याद करें, लेकिन कुछ डिफरेंस डालने के लिए कुछ स्टोरीज, कुछ फैक्ट्स, और ये देखो ये पिक्चर की फॉर्म में आपको चीज़ याद रह जाएगी। तो इसलिए मेन कल्प्रिट जो है ये इसको पकड़ना ज़रूरी है, ये मेन कल्प्रिट इसको पकड़ना ज़रूरी है। इसके और भी फैक्टर हैं, लेकिन इसका असल कल्प्रिट ये है। तो फिर ये दूसरी प्रॉब्लम है कि हमने जब ग्लोबल इनिशिएटिव शुरू की है ना, ये कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करें और बाकी पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करें, तो फिर ये 3 डिफरेंट हमारे मेजर वो हैं जो हमने कॉन्फ्रेंसेस की, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, और फिर और फाइनली आखिरी हुई है बाकू में, अज़रबैजान में 2024 में। मैं अभी इनको स्किप कर रहा हूँ।
ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट जो है ना वो ये है पेरिस। इसके 4-5 पॉइंट आपने ज़रूर याद करने हैं। और इसमें एक सबसे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, एक तो ये कि ग्लोबल टेम्परेचर किसी भी सूरत में 1.5 डिग्री से ज़्यादा क्रॉस ना करे। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। तो 2 डिग्री का सेंटीग्रेड का बढ़ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सड़कें पिघल जाएंगी, घर तबाह हो जाएंगे और आपके लोग जो है वो मुतामिल नहीं हो सकते, आपके ब्रिजेस टूट जाएंगे। और तो ये हमने हर हाल में इसको लॉक करना है किसके अंदर, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अभी तक हम फेल हो रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि ये इनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए हर हाल में, किसका, फॉसल फ्यूल, ऑयल, गैस एंड कोल, और उनको रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ, रिन्यूएबल्स के साथ, जो सोल्यूशन है। अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। और अभी ग्लोबल टेम्परेचर इस वक्त 2025 में चंद मुकामात पे हम ऑलरेडी 1.5 टच कर चुके हैं, अदरवाइज 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इस वक्त हो चुका है। तो आगे क्या बनेगा सोचिए। तो इस हवाले से ये मेरा दूसरा आपके लिए स्टोरी है। नाउ वेयर इज द इनकन्वीनियंट ट्रूथ नंबर 2 आफ्टर 20 ईयर्स। अब और चीज़ें मुश्किल हो गई हैं और चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो इस वक्त अगर मैं इनकन्वीनियंट ट्रूथ नंबर 2 बताऊं, how painful it is. So now I would say that the inconvenient truth, the documentary was prepared in 2006, and at that time the situation was witnessed by the international community. But I have another story that after 20 years I have a different inconvenient truth, phase number 2, where the things they are now racing at an alarming speed. समझ में आ गई बात? ओके, तो ये किताब है। अब किताब ये कह रही है, अभी मैं देखिए ये कोट कर रहा हूँ, वुलैश वेल्स की किताब है, 2019 में आई, अनहैबिटेबल अर्थ, लाइफ आफ्टर द वार्मिंग। ये कह रहा है, वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है इस सेंचुरी में टेम्परेचर राइज कुड बी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हम किस पे लॉक कर रहे हैं, 1.5 पे। इसने इस किताब में प्रेडिक्ट किया कि ये 2 से 8 हो सकता है, और अगर ये हुआ द प्लैनेट विल बी अनलिवेबल, हम नहीं रह सकते इस पे, ह्यूमन एक्सटिंक्शन हो जाएगी। ये एक प्रेडिक्शन है कि इंसान, पूरी दुनिया तबाह होगी। पहले भी जिस तरह सिविलाइजेशन होती नहीं है, तो इस दफ़ा 2 चीज़ों से ह्यूमन एक्सटिंक्शन पॉसिबल है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग से, और दूसरी कोई गैस वर्क कर सकता है जी, पैंडेमिक्स जी जी, फूड, और ये ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैं ऐसे में जब बात करूंगा ना आखिरी लेक्चर में, तो आई विल टेल यू द स्टोरीज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसने कहा है कि एशिया जो है 2050 में रहने के काबिल नहीं होगा। सो इफ द थिंग्स कंटिन्यू एट द प्रेजेंट पेस, लार्ज पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विल बिकम अनहैबिटेबल बाय दिस एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इसीलिए तो एलॉन मस्क का एजेंडा है। क्या एजेंडा है एलॉन मस्क का? मार्स पे लेके जाना है। तो इधर तो दुनिया में तबाह हो जाना है, हम मार्स पे जाएंगे, तो मार्स के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और फिर आखिरी किताब का हवाला दे रहा हूँ। ये इस किताब का कहना है, द प्राइस इज़ रॉन्ग। कहते हैं कि ये जो कंपनियां हैं ना, बड़ी बड़ी जो तेल प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ये रिन्यूएबल्स पे आना ही नहीं चाह रही। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिटेबल ही नहीं है। असल प्रॉफिट तो उसमें है।